तकबीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद 5:42 PM. शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। ग्रीष्मा अभी तो वेट कर लो 4-5 दिन का। मुझे मेरे हिसाब से 4-5 दिन की इस वीक के अंदर अंदर कोई ना कोई एग्जाम का नोटिस है वो आ जाएगा। लेट्स जस्ट होप। चलिए शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 30 हो गए थे ना? 30-32। यहाँ पर थे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। नालंदा वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? नालंदा वाज एस्टेब्लिश्ड ये तो सिंपल है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। We have did this a lot of time, काफी बार हमने इसको पढ़ा है। जिनको स्लाइड नहीं दिख रही है रिफ्रेश कर लो, मेरे एंड से तो सब सही चल रहा है। चलिए ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नालंदा को कौन सी सदी में एस्टेब्लिश किया गया था?
5वीं शताब्दी में। और नालंदा के बारे में मैंने आप लोगों को काफी बार बताया था कि 5वीं क्लास में एडमिशन हुई थी गोविंदे की, वो 12वीं क्लास तक रहा था। तो ये 5वीं सदी में मतलब 5th सेंचुरी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 12वीं सेंचुरी में इसको क्या कर दिया गया था, वैनिश कर दिया गया था। पढ़ाया था ना कि गोविंदा 5वीं क्लास में एडमिशन लिया, 12वीं तक था वहां पर, भाग भाग के पढ़ता था। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, 1 किलोमीटर लंबी थी, आधा किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी। 20 साल की उम्र में उसको एडमिशन मिला था और एकदम से क्या बोलते हैं वो, एक जैसे फॉरेन की कंट्रीज है ना, फॉरेन की कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड वगैरह, उस तरीके की यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात की थी है ना। हाँ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जिसने रेजिडेंशियल क्वार्टर दिए थे। तो काफी सारे पॉइंट्स थे, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, काफी डिटेल में मैंने इस चीज को आपको पढ़ाया था। सो आई होप कि आप लोगों ने वो क्लास है वो अच्छे से देखी होगी। इंपॉर्टेंट है, देखो हायर एजुकेशन में से क्वेश्चन लेने इजी हैं एज कंपेयर टू पीपल एंड डेवलपमेंट। तो हायर एजुकेशन को एटलीस्ट आप ज्यादा टारगेट करो। अगर पी और डी में आपको लगता है कि यहां से नंबर जा सकते हैं तो एटलीस्ट हायर एजुकेशन के नंबर आपके नहीं जाने चाहिए, समझे। हायर एजुकेशन के नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए। पीपल और डेवलपमेंट में हम मानते हैं कि चीजें इधर उधर से बाहर से आ जाती हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको लगेगा कि ये बाहर से आ गया। तो वो 5 में से 5 नंबर आराम से लिए जा सकते हैं। आपने खुद ही देख लिए, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन थे जो आपको लगता है कि बाहर से थे? ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो अब ये फिर से आ गया एनईपी। कोशिश करूंगा आज ले लूंगा क्लास एनईपी की। आज यहां पर भी बारिश हो रही है, शायद हो सकता है नेटवर्क आपको थोड़ा ऊपर नीचे नजर आए। हिंदी में ही पढ़ लो यार। अरे कोर्स में एनरोल करके रखोगे तो क्यों नहीं मैसेज आएगा यार। कोर्स को एनरोल करो ना। यूट्यूब की क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। 2 ही तो चीजें हैं बस। दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 26.3 है। ये पहले थी, अभी 27.1 है, शायद 27.1% है। अब इसमें देखो, अब ध्यान से समझना, ये एक सिंगल रेगुलेटर, ये बोला है कि जितने भी बॉडीज है ना, सबको खत्म, मतलब सबको कंट्रोल करने के लिए एक ही बॉडी बना दी जाएगी। ठीक है, मतलब मेडिकल और आई थिंक लॉ और मेडिकल को छोड़ के, उन्हें बोला था लॉ और मेडिकल को छोड़ के बाकी सब इंस्टीट्यूशंस को एक ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला था। अब ये 1500 यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट आप लोगों को याद होगा, ये तो अलग था पॉइंट। ये वो आपका 2005 में आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, उसके बारे में बोला गया था रिसर्च एंड, क्योंकि देखो हायर एजुकेशन नो डाउट इसमें अगर आप देखो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के बारे में भी बोला गया था, लेकिन वही मैं आपको बताता हूं कि हमें वो देखना है जिसमें आप 100% श्योर होते हो। 100% श्योर होते हो, उससे ही आप आगे
इसका आंसर देते हो। 100% सही है, उसके बाद ही आप आगे। नेक्स्ट, रूसा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा है। ये रूसा के भी हैं और मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये ऑलमोस्ट हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं, जैसे स्वायं में भी आते हैं। ये क्वेश्चन पहले स्वायं को बेस बना के पूछा गया था। ये क्वेश्चन स्वयं को बेस बना के पूछा गया था 3-4 बार। आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किसके बारे में बात की थी? असेस, इक्विटी और क्वालिटी। ये ऑलमोस्ट हर जगह पर आप लोगों को देखने को मिलता है। रूसा 2013 में आई थी, आई थिंक 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी रूसा 2.0 वाला जो चल रहा है। तो AEQ आप लोग याद रख सकते हो, AEQ, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है जी। सो ये A, B एंड C हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो चीटिंग हो गई यार। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पहले पूछे गए, मैंने आपको पहले बताया, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायर नॉलेज पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि आपको थोड़ा सा इसमें, ये मान के चलो कि इसमें प्रायर नॉलेज है। मैंने बोला था कि वो वाली लिस्ट पढ़ लीजिए। जैसे आप एनसीईआरटी है, पहली बात तो ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप एनसीईआरटी को क्या कर सकते हो, यहां पर रिमूव कर सकते थे। ये एनसीईआरटी तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। उसके बाद जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया और ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी कोई सेंस है इसकी? नहीं, तो ये भी यहां से डिलीट हो जाएगा। तो ये न्यू, ये वाली आप लोगों को पता है कि हाँ ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अगर बी का पता चल गया यहां पर, तो सी अपने आप आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को यही बात दिमाग में रखनी है कि प्रायर नॉलेज, अगर 1-2 की भी नॉलेज है आप लोगों को तो क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते। मैंने कल भी बताया था, कल पूछा उसने सेंट्रल, तो एटलीस्ट आप सेंट्रल को एक बार पढ़ लीजिएगा, और उसके साथ साथ जो वो था ना एक ओपन यूनिवर्सिटीज को सारी को याद कर लीजिएगा। तो ओपन यूनिवर्सिटीज अगर आपने याद कर लिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया, तो चांसेस हैं आपके कि वो क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन है वो हमारा सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कभी भी कंफर्म नहीं होते, इस क्वेश्चन में आप लोग कभी भी कंफर्म नहीं होते हो। ठीक है, इस वजह से डीम टू यूनिवर्सिटी बेटा डिटेल में तो पढ़ाया हुआ है, जो 12 बी के अंडर आते हैं। कल भी आया था इसके क्वेश्चन, मैंने बताया था ना कि 2020 में, जैसे इस बार एनईपी हॉट टॉपिक है, 2020 में डीम टू यूनिवर्सिटी बहुत ही हॉट टॉपिक था।
हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप अपने नोट्स में जाके चेक कीजिए। ये वाला बनाओ। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, नीपा, नैक, एआईसीटी, आईसीएसएसआर। इस तरीके के क्वेश्चन कल भी काफी सारे आए थे, हमने रिसर्च इससे पढ़े थे, कल भी हमने पढ़े थे। गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा, मैंने पोल गलत दे दिया क्या? अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो, किसी भी ऑप्शन को मिला सकते थे। अगर आपको नीपा के बारे में नहीं पता तो आपको नैक तो पता है ना, कि नैक कौन सा काम करता है। नैक एक्रेडिटेशन का काम करता है। तो चलो दो ऑप्शन है B4 में, A3 और B4 तो फाइनल हो गया। कंक्लूड सी और डी का फाइनल करना, बस हमें सी और डी का फाइनल करना हमें। सी है AICT, तो ये टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करता है। और ICSSR ये आप लोगों का सोशल साइंस के साथ डील करता है। ठीक है जी। ये देखो, ये बार बार आ रहा है ना, इसके एक दो पॉइंट देख लो। क्या है? द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च is the national body overseeing research in social science in India. It was established in New Delhi in 1969. अब देखो, दो चीजें और यहां से पूछी जा सकती हैं। एक तो कब आई थी 1969 में, और दूसरा हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली। ये दो चीजें आपसे इससे पूछी जा सकती है। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि कुछ भी नया आता है ना, तो उसको साथ ही साथ सर्च कर लिया करो। जैसे अभी अगर सपोज करो नियप्पा के बारे में यहां पे आया, तो नियप्पा के बारे में आप खुद से सर्च कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए एक एक क्वेश्चन से। ओके, सो बी, ये पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, ये इस साल भी आया है, सेम डिट्टो क्वेश्चन। बीएड करने के लिए आपको कौन कौन सी सुविधा दी है, कि कितने सालों में आप बीएड कर सकते हो?
तो बीएड के लिए आपको जो प्रोविजन आया है वो कौन सा है? इंटीग्रेटेड 4 साल की है, उसके अलावा आप 1 साल, 2 साल और 4 साल अलग अलग तरीके से कर रहे हो। मतलब 2 साल में भी होती है, 1 साल है इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड में 4 साल है, ये मास्टर्स वाला 1 साल, ये वाला। और इसमें आप लोगों को ये भी बताया था कि 2030 तक 2030 तक 2030 तक ये 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड का वो कंपलसरी हो जाएगा स्कूल टीचिंग के लिए। ठीक है जी, 2030 तक मतलब मैंडेटरी हो जाएगा ये। 2030 तक मतलब उससे पहले भी हो सकता है, लाइक अभी जो चल रही है उनको कंप्लीट होने का टाइम दिया जाएगा। जैसे अभी एमफिल क्या कर दी, एमफिल को क्या कर दिया, वैनिश कर दिया, उसी तरीके से आने वाले टाइम में बीएड एक ही इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। आई थिंक वो आपकी मास्टर जो आपकी यूजी है उसके साथ ही रहेगा ऐसे। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, एनआईआरएफ, एक तो देखो रैंकिंग आप सारी पढ़ के जाइएगा, वैसे मैं आपको करवा दूंगा। जैसे अभी एक क्यूएस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, एक एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है। क्यूएस वगैरह की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो एनआईआरएफ की है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार सर्च कर लीजिए। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशन, इन कौन से इंस्टीट्यूट ने कौन से एरिया में, मतलब कौन से, जैसे मैनेजमेंट में कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया, ओवरऑल किसने किया, यूनिवर्सिटी में किसने किया, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसको आपको एनआईआरएफ की फुल फॉर्म ही नहीं पता यार। अब इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इट इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये सिंपल है। अब इस बार तो चलो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया इसकी रैंकिंग। आपका होमवर्क है, आज आपने जाना है गूगल पे जाइएगा, 2020-21 की या जो भी लेटेस्ट है 21-22 की अगर आ चुकी है तो इसकी रैंकिंग आप लोगों ने कॉपी पे नोट डाउन कर लेनी। बस टॉप इंस्टीट्यूशन देखना है आप लोगों ने। ठीक है, सभी सभी कैटेगरी, आई थिंक 10 कैटेगरीज है टोटल, उन 10 की 10 कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है, बस आप लोगों ने ये देखना। ठीक है जी, हाँ, ये आपके 2 नंबर फ्री के हो जाएंगे यहां से, आप ये मान के चलो। इसमें से कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और फिर से वही उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। वैसे ये तो पता होना चाहिए, ये तो आप न्यूज वगैरह में पढ़ते रहते हो अक्सर।
यस, कौन सी यूनिवर्सिटी? विट्स पिलानी। अब इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, तो ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में कुछ होता नहीं है बताने के लिए। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स, क्या हो सकता है? लॉजिकल क्वेश्चन है। ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन, थोड़ा लॉजिक लगाइए और आंसर निकालिए। चलिए, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ग्लोबल वर्ड ही आप लोगों को एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा था, ठीक है। इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ था ना, ये ग्लोबल, यही आप लोगों को एक हिंट दे रहा था कि यहां पर देयर आर सम ऑप्शंस। सिटीजनशिप ग्लोबल लेवल पे मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज। समझ रहे हो ना? नहीं, ये नहीं हो सकता यार, दिस इज नॉट राइट। यहां से ये आपको हिंट दे रहा था। ओके, in order to transform the regulatory system of higher education, the NEP proposed to set up HECI. Which of the following are verticals of HECI? ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, क्योंकि इतना इन डेप्थ में हमने HECI के बारे में नहीं पढ़ा, और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, NEP 2020 में। हिंदी में भी दिखा देता हूं, पहले इसको पढ़ लो। है ना? तो ये आई थिंक ये ना आपको सारी फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। बताइए। चलो आंसर करते हैं। सब लोगों ने बना दिया, क्या बात है। देखो अब ये क्वेश्चन तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे जैसे मैं रिसर्च से रिलेट लगता है, नैक, मतलब ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये सी तो चलो, सी तो लेना ही था, सी का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही इन डेप्थ पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज अ लिटिल बिट इन डेप्थ जो पूछा गया है HEC से, तो इस वजह से आप इसको एक बार जरूर से चेक। ये तो आया है आई थिंक PYQ, एक पिछले क्वेश्चन में भी आया है NHERC, है ना? शायद कल की क्लास में ये क्वेश्चन आया था। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, है ना? हाँ, तो रिसर्च सेंटर भी आएगा तो सी को तो लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पर बी और ई की कंफ्यूजन थी।
नैस मेरे को कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लगता कि नैस, हाँ, नैक नेशनल एक्रेडिटेशन, वो NACC है ना। अच्छा ये है, ओके। मुझे याद नहीं है कि मैंने पढ़ाया हुआ है या ये नहीं। हाँ, NHERCHEG NAC HEC है, ये देखो ये फुल फॉर्म्स आई हुई हैं, ठीक है। ये है उसकी जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें ये सारी फुल फॉर्म्स हैं। मतलब फुल फॉर्म याद नहीं करनी, अब ये मान के चलो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि आपको तो सिर्फ ढूंढनी है ना, तो एटलीस्ट आपके थोड़े से दिमाग में रहनी चाहिए, अगर आपने 2-4 बार पढ़ी हुई है कि ये हो सकता और ये नहीं हो सकता, आप उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना, आप उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, तो देखते हैं बना पाते हो या नहीं। ये थोड़ी ज्यादा ही होगी मुझे लगता है। चलो देख लेना बाद में अगर पढ़ना चाहते हो, पहले इसका आंसर दो। पॉलिसी एक्शन रिक्वायर्स साउंड डाटाबेस सिस्टम एट द रीजनल लेवल ओनली। ये तो बहुत ही हिंट दे रहा था आपको क्वेश्चन ना, फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रही है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो उसमें पता है क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, पॉलिसी एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन प्लान्स रिक्वायर्ड साउंड डेटाबेस सिस्टम। यहां तक तो बहुत सही बात बोली गई थी कि भाई पॉलिसी को बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छा डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए एट द रीजनल लेवल ओनली। क्यों भाई, पॉलिसी सिर्फ रीजनल लेवल पे होती है क्या? पॉलिसी तो हर जगह पे रहती है, रीजनल हो, लोकल हो, नेशनल हो, स्टेट हो, सेंटर हो, हर लेवल पे होती है। तो ये तो कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा कि सिर्फ रीजनल लेवल पे ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये गलत हो जाएगा। द स्टैटिस्टिकल सिस्टम शुड इंश्योर इट्स impeccability with data architecture, security, quality, cleaning and integration। ऑब्वियसली बात है कि जो भी डेटाबेस सिस्टम होगा, ठीक है, जो भी डेटाबेस सिस्टम है या जो भी आपका स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, उसके अंदर डेटा का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, डेटा की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, समझ रहे हो ना। तो ये तो सारे पॉजिटिव पॉइंट लिखे हुए हैं, किससे रिलेटेड? स्टैटिस्टिकल सिस्टम से रिलेटेड, कि भाई जो आपका स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सिंपल था ना, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। अच्छा ये तो यही है, ये वाला देखो, इन्फीबिलनेट सेंटर विच इज एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेंटेन्स। कितना, ये तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा है यार, मुझे खुद नहीं पता ये कितनी बार पढ़ा है। दो आंसर है इसके। अच्छा चलो फिर रहने देते हैं, फिर इसको दोनों ही कवर होते हैं, शोधगंगा भी और स्वयंप्रभा भी, क्योंकि ये अपने आप में अलग पोर्टल है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ई ज्ञान कोश, ई पाठशाला, ये या शोधगंगा, स्वयंप्रभा, ये पूछे जा रहे हैं ना, मतलब डिजिटल इनिशिएटिव से हैं कुछ, तो
तो ये मालूम होनी चाहिए। सार्थक क्या है? सार्थक ई ज्ञान कौशिक ई पाठशाला स्वयं प्रभा का। चलो पहले इसको आंसर लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। सर जी डिजिटल इनिशिएटिव का क्लास लेंगे, ठीक है। फुल रॉन्ग है क्या? सार्थक क्या है? रोको, इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एनईपी 2020 है, और क्या है? रोको फिर। लो ये पढ़ लेना 2020 का। पढ़ के बता देता हूँ। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इसको सार्थक बोला जाता है। 2020 में ही लॉन्च किया गया था एनईपी टू से स्टेट यूटी इनटू दिस टास्क। They aims to providing all round development of students at primary and secondary level पे NEP का ये पार्ट है। It will also establish a safe, secure, inclusive and conducive learning environment for student as well as teachers. The major focus to define activities अच्छी, ये तो कुछ खास, ठीक है, सिंपल है, बस याद रखिए 2020 के अंदर ही आया है। Implementation plan for school education called सार्थक। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी PYQ में चीजें आती है ना, चलो वो पहले आ गई हमने, क्योंकि इतना वाइडर है, बहुत सारी चीजें हैं वो मिस हो जाती हैं। बट एटलीस्ट जब आपके पास इतना सारा कंटेंट आ चुका है, आपके पास सारे PYQ हैं, तो उसमें जो चीजें आई हुई हैं उन पे काम कर लो, बस बात खत्म। पढ़ तो सब कुछ चुके ही हो ना, जो पढ़ा हुआ उसको तो रिवाइज करते ही हो। अगर डेली बेसिस पे 4 नई चीजें पढ़ लोगे तो उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नॉलेज का कभी नुकसान नहीं होता। और कितना टाइम लगेगा? अगर 10 चीजें है ना, अगर आपने 10 नए कंसेप्ट पढ़े हैं ना, तो इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स। एक कंसेप्ट को 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि उसके अंदर घुस जाना है, बस एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए ना कि अच्छा यार ये चीज इसके बारे में। ये तो क्लास में बहुत बार पढ़ा अपन ने, शायद अभी निकल के गया ये क्वेश्चन तो अभी निकल कर गया है। ये सिंपल था। कहां पे है ये? है कहां पे? ये गुजरात में कहां पे? कहां पे है?
बताओगा कोई? बताओगा? बताओ बताओ। कहां पे? गांधीनगर। कहां पे? गांधीनगर। गांधीनगर। विजाग जैसे पढ़ा था ना इसमें, एक क्या था वो, एसएटी 15 कुछ करके, इसका सैटेलाइट 15 था कुछ ऐसा। स्वयं प्रभा छोटा सा टॉपिक है, 4-5 लाइन का बस, उसमें वही 4-5 पॉइंट था, वही घुमाओ। जी सेट 15 पता नहीं कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है, जी सेट 15 करके कुछ था जो इसका सॉफ्टवेयर था। और ये गांधीनगर गुजरात से क्या करता है, इसको ऑपरेट करता है। ठीक है। अब ये भी आया, एनओआर, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑपरेशन ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ये सीधे सीधे से क्वेश्चन वहां से ही पूछे जा रहे हैं कि कहा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ नया नहीं पूछा जा रहा, इंस्टीट्यूशंस को बेस बना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पढ़ाया हुआ है। तो ये सिंपल था। इग्नू भाई, इग्नू का कहां से कनेक्शन आ गया, कहां कहां की चीजों को कहां पे रिलेट कर रहे हो जाके, इग्नू को कहां से रिलेट कर रहे हो? मतलब ओपन है तो इग्नू के साथ रिलेट कर देंगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? वो तो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, ओपन एजुकेशन के बारे में बात करता है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है या किसके द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज एनसीईआर। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा वेट करो एक सेकेंड। NSQF will be aligned with international standard classification of occupation maintained by। ये कुछ जचा नहीं क्वेश्चन। बात बनी नहीं। चलो लेट्स सी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है तो आपको सीधा सीधा सा हिंट मिल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने क्लास में। यस, ILO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
पहले इससे ना एनसीक्यूएफ, आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनएसक्यूएफ से वो आता है ना, इसके लेवल्स पूछे जा रहे हैं। बताया था ना नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वाला, उसमें आपको लेवल्स दिए जाते हैं, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। ये मैंने आपको यूट्यूब पे भी काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, क्लास में भी हमने पढ़ाया हुआ है। 10 लेवल्स हैं, कौन कौन से, पीएचडी का लेवल्स है, कितने क्रेडिट्स आते हैं, ये सारी चीजें इसका पार्ट बनती है। ये सारी चीजें इसका पार्ट बनती हैं। दे ऑल थिंग्स बिकम्स द पार्ट ऑफ इट। ठीक है। खान एकेडमी सलमान, ये क्वेश्चन किसने बनाया भाई? इतना बेवकूफ समझा हुआ है हमें, मतलब वो तुम्हारे, ये वो वाला सलमान खान नहीं है, ठीक है, जिसको आप सोच रहे हो। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो बस लोगों पे गाड़ी चढ़ा सकता है, जानवर मार सकता है, लोगों के कैरियर तबाह कर सकता है, और कुछ नहीं। एजुकेशन की फील्ड में कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अरे यार, ये वो वाले खान साहब ना, खान सर, सलमान खान नहीं है। ये एक अकेडमी है, खान एकेडमी। अगर आप सर्च करोगे तो जैसे अन एकेडमी है ना, उसी तरीके से खान एकेडमी, लेकिन उससे पहले की है। उसी तरीके से इसमें भी कोर्सेज वगैरह सेल होते हैं। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जैसे अगर अन एकेडमी आ जाए तो आपको पता है, अन एकेडमी के रोमन सैनी, गौरव मुंजाल, ये लोग हैं। तो उसी तरीके से खान एकेडमी पुरानी एकेडमी, मतलब आज से नया नहीं है, काफी देर पहले से है। तो ये उस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अब ये स्टैटिक पोर्शन था। कोर्स हीरा, डेफिन कॉलर, यूडेसिटी सेबस्टियन थॉरन, और ईडीएक्स अनंत अग्रवाल। और जो खान एकेडमी है खान, डी को अगर आप 2 से मैच कर देते तो हिंट तो कितना बड़ा था यार, मतलब इतना बड़ा हिंट था। अगर यहाँ पे खान लिखा हुआ है तो सलमान खान, ऑब्वियसली बात है, उसने अपने नाम से ये एकेडमी बनाई होगी, तो बन जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि यहां से आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। ये देखो, ये है ना, 2008 में सलमान खान के द्वारा क्रिएट की गई थी। Set online tools that help educate students. The organization produces short lesson in the form of videos. Its website also includes supplementary practice material for the educator. सलमान खान के द्वारा 2008 में इसको बनाया गया। कौन सी चीज है जो वोकेशनल एजुकेशन एज पर एनईपी के लिए ट्रू नहीं है? सर आप दिल्ली कब आ रहे हो क्लास लेने के लिए? आपके एग्जाम की डेट आ जाए फिर आएंगे। हिंदी वाले पढ़ लो।
डी और ई को एलिमिनेट कर सकते थे आप, क्योंकि नेगेटिव पूछा है ना। अब डी और ई को एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं। तो जैसे ही आप डी और ई को एलिमिनेट, इवन के डी को भी एलिमिनेट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कल ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आया था। तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, मान्याखेत। तो किसी भी ऑप्शन से मैच कर सकते थे। B4 उज्जैन एस्ट्रोनॉमी से रिलेट है। विक्रम मैंने आपको बताया था तंत्रिक पढ़ाई से रिलेटेड है। और द्वैता स्कूल ऑफ थॉट, अगर आपको ये नहीं भी पता था तो भी आप इसको मिला सकते थे। और तक्षशिला को आप मेडिसिन के साथ रिलेटेड। कल तो ये वाला था ना चरक वाला, वो चरक कानड़ वो वाले, मतलब उन लोगों के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था। विक्रमशिला, अब देखो वो जो छोटे छोटे निमोनिक्स आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं ना, विक्रमशिला, विक्रम क्या करता था, उस तरीके की छोटी छोटी चीजें भी आपको क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं। अगर आप उन चीजों को अच्छे से याद कर लेते हो तो वो आप लोगों को काफी हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को बनाने। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन मेटा एनालिसिस। ये तो वैसे हायर एजुकेशन का टॉपिक नहीं है, ये तो रिसर्च का टॉपिक है वैसे। ये छोड़ दो इसको, मेटा एनालिसिस दोबारा पढ़ने वाला, ये वाला बनाओ। 48A, आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ। 48 किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी, क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ, इन्वायरमेंट, क्योंकि यहां पर एक वर्ड था ये वाला, पढ़ा ना, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इन्वायरमेंट। स्वयं प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड बाय, स्वयं को किसके द्वारा डेवलप किया गया था बताओ?
माइक्रोसॉफ्ट कहां से आया? MHRD है, देखो ये तो है ही है, MHRD और गूगल, ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिला के ये बना हुआ। लीजा रिफ्रेश कर लो ना बेटा, या एक बार बंद करके चला लीजिए, एक बार ऐप को बंद करिए, बंद करके दोबारा चला लीजिए। चलो ये वाला पढ़ो। बारिश की वजह से भी इंटरनेट इश्यू है, यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत आज, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे भी। जो बच्चे यहाँ पर धोखा खा गए ना, वो कौन सी बात पे खा गए? 500 नहीं थी, 1500 यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया था। 500 यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोला गया था, 1500 यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया था। 500 नहीं बोला गया था बेटा, 1500 यूनिवर्सिटी बोला गया था। यहां पर 1500 यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया था। और द नीड ऑफ एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन IRAHE वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन। क्या ये सिंपल था। सैम पिटोद्रा कमेटी भी इसका नाम है वो दिया गया था। अगला NRF में भी एस्टेब्लिश टू NRF, अब ये भी देखो, ये भी NEP कोई बेस बना के पूछा गया है। ऑप्शन इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन ही बता रही है आपको कि क्या सही आंसर होगा। यस, तो अगर कोई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार की जा रही है तो इसका मतलब है कि हम एक रिसर्च का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि कोई जो फाउंडेशन बनाई जाएगी वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए की या फंडामेंटल रिसर्च है या पोस्ट, तो उसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज में एक रिसर्च का कल्चर होना चाहिए, जहां पर रिसर्च के बारे में बात की जाए, जहां पर सही तरीके से रिसर्च हो। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NEP पूछे जा रहे, कितनी बार पूछ लिया NEP, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। चलो फिर से NEP देखो, एक और क्वेश्चन NEP का।
हिंदी वाले भी पढ़ लो। थोड़ा सा हिंट है वैसे इस क्वेश्चन में भी। यस, सिंपल था। यूजीसी को सिर्फ यूजीसी को रिप्लेस करने के बारे में नहीं बोला गया, उन्होंने ये बोला था कि हम सारे इंस्टीट्यूशंस को ही रिप्लेस कर देंगे, हम एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बना देंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको अगर आप रिप्लेस कर देते, ए को हटा देते, तो भी आपका आंसर आ जाता, बी सी बी। ए को रिप्लेस करने के बाद आपका आंसर आ जाता कौन सा, बी सी और डी। क्लियर है? हाँ, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था। मास्टर डिग्री कितनी देर की हो सकती है? मास्टर्स प्रोग्राम, नॉट डिग्री, मास्टर्स प्रोग्राम की बात हो रही है। चलो रिवीजन बाद में कर लेना, पहले आप सिलेबस कर लो। पांच साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स भी मास्टर्स का ही पार्ट है, 3+2 वाला। क्योंकि मास्टर्स डिग्री नहीं है, दिस इज मास्टर्स प्रोग्राम। तो जैसे बीएड वाला आपको पढ़ाया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पढ़ने वाला है। ठीक है, पांच साल, एक साल और 2 साल। अब बीएड वाला भी पूछा गया एक बार, सॉरी हाँ, बीएड भी पूछा गया, उसके बाद आपका मास्टर्स भी पूछा गया। तो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये आपके इस प्रोग्राम को। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 1 2 4 था, इसमें 1 2 5 है। उसे याद रख सकते हो ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो, और यहां पर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, ऐसे याद रख सकते हो। मास्टर्स तो बीएड से बड़ी ही है ना, तो वहां पर 124 याद रखा है, यहां पर एक नंबर बढ़ा के याद रख लो, 125 याद रख लो, है ना। अब मास्टर्स बीएड तो भाई ग्रेजुएशन के बाद भी हो ही जाएगी, तो उसको 124 से याद रख सकते हो, 124 से याद रख सकते हो, इसको 125 से याद रख सकते हो, 125 से याद रख सकते हो, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच कुहू। Higher education in India has a limited access, particularly in social economic disadvantaged areas. The research and investment in India is 0.69% of GDP, मतलब 1% से भी कम। एक % से भी कम।
व्हाई नॉट सी सर? एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना, डिफरेंट अलग। ये तो इसका स्टैटिक पोर्शन बताया हुआ है कि रिसर्च है वो सिर्फ जीडीपी का 0.6% है, वो जीडीपी का मतलब उस पर खर्चा जा रहा है। जैसे अभी एनईपी में बोला गया ना कि एजुकेशन पे कितना खर्चना चाहिए, 6%, जो 1964-65 में बोल के गए थे, वो अब इनको याद आया कि हाँ भाई इसको अप्लाई भी करना है ना। कि अभी इनको याद आया 1964-65 वाली बात को कि हाँ भाई अभी हमें 6% जीडीपी पे लगाना है, क्योंकि एजुकेशन भी कुछ चीज है ना। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन की तो कोई वैल्यू नहीं है, आप लोगों को पता है ना। आप सरकार से पूछो नौकरियां कहाँ हैं, तो सरकार कोई ना कोई बात आपको दे देगी, आपस में लड़ा देगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है बताओ? एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा आ गया। पहले हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा चल रहा था, उसके बाद वो उसको दबाने के लिए अग्निवीर वाला आ गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसी में फंसे रहोगे तो आप थोड़ी ना पूछ पाओगे उनसे कि भाई बताइए नौकरियां कहाँ हैं, है ना। ये हर बार का यही सिस्टम है बेटा। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हाँ भाई हम आप लोग तरक्की करो। और फिर उससे उसमें लोग भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे बोलते हैं ना रिटोरिकल, कि एक लाइन से कई बार लाखों लोग मार दिए जाते हैं। कोई बंदे ने आप मतलब 1000 बंदों को ये बात भड़का दिया किसी के खिलाफ, और वो चले गए वहां पर उसको मारने के लिए। अभी हो ही तो रहे हैं, आपको देखिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लोग गाड़ियां फूक रहे हैं, ट्रेन फूक रहे हैं, हर जगह पे हो रहा है। पहले एक स्टेट से शुरू हुआ, अब पूरे इंडिया में फैल गया, है ना। इस वजह से बेटा मैं वही बोल रहा हूं कि आज के टाइम पर आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। जो कुछ लेना पड़ेगा अपने दाम पे ही लेना पड़ेगा, ये बात मान के चलो। कोई आपकी हेल्प करेगा ये भूल जाओ। आपको खुद से हिम्मत करके मेहनत करके ही अपना राइट है वो लेना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट बेटा अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि रिसर्च और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट पे जीडीपी का सिर्फ 0.69% ही एक्सपेंडिचर है वो किया जा रहा है। ये वाला निकालो, एनएचआरईसी, एनएसी, एचईजीएस, जीईसी। अब ये वाले आए थे, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन एज पर एनईपी 2020। बनाइए। देखो आप किसी भी ऑप्शन से मिला सकते थे। रेगुलेटरी है, यहाँ पे अगर आपको पूरा भी नहीं पता तो रेगुलेशन के बारे में बात करता है। नैक है, वो एक्रेडिटेशन के बारे में बात करेगा। एक्रेडिटेशन के बारे में बात करेगा। जीसी फाइनेंस के बारे में बात करेगा। और एचईजीसी और जीईसी एकेडमिक्स में। अब इन सभी की फुल फॉर्म्स मैंने आपको पहले बताया था जो आया था। ये यहां पर ये इसके अंडर जो अथॉरिटी सेटअप की गई है, समझ रहे हैं ना, ये सारी बॉडीज किसके अंडर सेट की गई हैं? एनईपी 2020 के अंदर सेट की गई। ठीक है जी, इस वजह से नहीं नैक और नैक दोनों अलग अलग है। वो नैक है वो 1994 वाला, ये इसके अंदर भी एक बॉडी को सेटअप किया गया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको सेटअप किया गया। ये तो कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया।
कितने क्वाड्रेंट्स हैं? काफी बार आया आपके क्लास में, हमने इसको डिस्कस किया। सिंपल कितने थे? 4, जिसमें ऑडियो वीडियो ई बुक्स वाला भी था और एक सेल्फ क्विज़ेस वाला डाउट वाला भी था जिसमें कम्युनिटी था। ठीक है, वो 4 कोडेंट्स रहते हैं इसमें। तो स्वयं ये स्वयं के नहीं, ये हर जगह पर ही 4 है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पर 4 ही देखने को मिले। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है? पता होना चाहिए। इंडिया पहले पे आता है, फिर यूएस आता है। इंडिया, यूएस, चाइना। पहले पे इंडिया, देन यूएस, देन चाइना। ठीक है जी। मतलब अगर हायरार्की में पूछा जाए आने वाली किसी क्लास में, तो अब इंस्टीट्यूशंस कितने इस टाइम पे इंडिया में, ये चेक करना पड़ेगा। 5288 टोटल नहीं होता बेटा, टोटल देखना पड़ेगा। 5258 शायद। चलो लीडर बोर्ड देखते हैं। रितेश, नेहा, प्रतिभा, जियो, शिशुपा, शालिनी, प्रशांत, कश्यप, स्वाति, अंजू और अमन। कितने कितने नंबर है? शाम को 4:30 बजे फिर से क्लास है, उसमें भी हायर एजुकेशन के ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब हम प्लस और स्पेशल दोनों में मिला के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर 65 यहाँ पे हुए हैं तो 65 के बाद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो स्पेशल में या यूट्यूब के थ्रू आपके कवर होंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सो कोशिश करेंगे हम। और प्लीज आप कोशिश किया करो, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करते हो ना, 25-30 जितने भी करते हो, तो उसमें जो भी चीजें आती हैं उसको नोट डाउन कर लिया करो, उनको थोड़ा 10 मिनट निकाल के सर्च कर लिया करो। आप ही का फायदा है, समझ लो ना, फायदा उसमें आप ही का है और किसी का नहीं है। ठीक है जी, तो शाम को 4:30 बजे की क्लास में सारे बच्चे एनरोल कर लो, आगे के क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अभी 2 बजे की क्लास में, पेपर 2 की, और शाम को 4:30 बजे स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।